गुड मॉर्निंग बेटा। 12th फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियोमीटर। इससे पहले मीटर ब्रिज हमने कंप्लीट किया है। अगर इससे पीछे कहीं से भी कोई भी समस्या है तो आप अपना टॉपिक लिख के पूछ लीजिएगा बेटा, उसको भेज दीजिएगा मेरे पास, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर सबसे पहले समझ ले ये होता क्या है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस से आपके मतलब पोटेंशियल समझ में आ रहा है, दिमाग में पोटेंशियल आ रहा है जब आप पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं। मीटर का मतलब मेजर करने वाला, ठीक है। तब आपका ध्यान जाएगा कि पोटेंशियल को मेजर करने वाली डिवाइस तो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है ना। तो फिर ये पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो पोटेंशियोमीटर बेटा कमाल की डिवाइस है, ठीक है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये ऐसी डिवाइस है जिसमें केवल वायर ही वायर है, ठीक है। केवल एक लंबी वायर, ठीक है, जिसको क्या करते हैं, वुडन ब्लॉक्स जो होता है आपका, वुडन एक सीट होती है, उसके ऊपर इसको बाउंड कर दिया जाता है, उसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में समझो। इट इज एन इलेक्ट्रिक अपरेटस, एक तरह का अपरेटस है, ठीक है, विच इज यूज टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल और बैटरी। किसी भी सेल या बैटरी का ईएमएफ फाइंड करने का एक अपरेटस है, उसको हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अब ये जो ईएमएफ फाइंड तो करता है ईएमएफ, लेकिन फिर ईएमएफ की मदद से हम तीन तरह के इसके जो एप्लीकेशन है वो पढ़ते हैं, ठीक है। इसके मेनली जो है वो तीन यूज हैं। पहला यूज तो है बेटा सीधा जो दिखाई दे रहा है, लिख ही रखा है, ईएमएफ ऑफ ए सेल और बैटरी फाइंड करना, ठीक है। दूसरा यूज हम इसी की मदद से दो सेल का ईएमएफ कंपेयर भी कर सकते हैं। भाई ईएमएफ फाइंड कर देंगे एक सेल का, फिर दूसरे का कर लेंगे फाइंड, तो उनको कंपेयर तो कर ही सकते हैं। तीसरी इसकी एप्लीकेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेल या बैटरी का, और वो भी बेटा ईएमएफ फाइंड कर लेते हैं ना, उसी की मदद से होता है। बिना ईएमएफ पता चले हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो यही है कि हम ईएमएफ फाइंड कर लें किसी सेल या बैटरी का। उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है वो कौन सी है, जो अपरेटस यूज होता है वो कौन सा है, पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। एक्चुअल में डिवाइस और अपरेटस अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। या आपको फर्दर जो है आगे नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना, मतलब इस टॉपिक के लिए हम केवल इतना पढ़ेंगे कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक अपरेटस है जिससे ईएमएफ फाइंड हम कर सकते हैं किसी भी बैटरी या सेल का। तो इसका अगर हम देखें प्रिंसिपल की अगर बात करें तो एक बार आपको समझना पड़ेगा, कुछ समझना क्या पड़ेगा। मान लिया कि हम सिंपल सा सर्किट बनाते हैं, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट। ये कोई बैटरी है, ये कोई वायर है, ये ए एंड है, ये बी एंड है, ये कोई वायर है, ठीक है। इसके अंदर एक हम की लगा देते हैं, एक हम रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस के तो सीधा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, माइनस प्लस मिल जाएंगे सीधा बिना रेजिस्टेंस के। तो ध्यान रखना, या तो रियोस्टेट मिलेगा इलेक्ट्रिक सर्किट में, या रेजिस्टेंस मिलेगा कुछ ना कुछ, या कोई ऐसा बल्ब वगैरह कोई इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जो चल रहा हो, ठीक है। हाँ, प्लस माइनस, प्लस से करंट निकलेगा, माइनस की तरफ जाएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है या रियोस्टेट मान लो इसको, ठीक है। रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रियोस्टेट का पता होगा ना। ये ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये जो वायर है ना ए बी, ये एक स्पेशल वायर है। स्पेशल वायर कैसे है, मान लेते हैं इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन वो ए है, इसकी रेजिस्टिविटी है वो रो है, ठीक है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल है। तो हम यहाँ से एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर लगाते हैं। उस वोल्ट मीटर को पहले यहाँ से कनेक्ट करते हैं, यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इतनी वायर, इतनी जो लेंथ होगी ना इसकी, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, रो एल बाई, ये पता है। तो इतनी लेंथ के कारण इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। सर्किट में से करंट मान लिया आई फ्लो कर रहा है, तो आई इसका करंट जा रहा है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आई आर से इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल शो होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एल लेंथ ने जो पोटेंशियल शो किया वो वी कर दिया, ठीक है। L1 मान लेते हैं, L1 लेंथ थी, इसके ऊपर वोल्ट मीटर लगाया तो पोटेंशियल जो था वो V1 मिला। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हटा के इसको यहाँ लगा दिया, तो अब लेंथ जो है वो मान लिया L2 ले ली हमने। अब लेंथ L2 हो गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ गया, क्योंकि L1 छोटी L2 बड़ी है। जितना लंबा वायर होगा, जितना लंबा तार होगा, हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जितना लंबा तार उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस।
तो यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आई आर वी भी बढ़ जाएगा ना, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि जो V2 है वो भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे गए तो V3, यहाँ पे गए V4, ऐसे कर करके हम टोटल लेंथ L पे जाएंगे तो जो पोटेंशियल मिलेगा वो V मिलेगा। और V पोटेंशियल आपने पीछे पढ़ा था टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल कैसे कि इतना ही रेजिस्टेंस, तो इस जो ये वायर है ना इसको टोटल पोटेंशियल, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी पोटेंशियल, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा। इस पूरी वायर को इतना ही पोटेंशियल मिल रहा है, इससे ज़्यादा पोटेंशियल इसको नहीं मिल सकता, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट हमने किया है, ठीक है। यानी कि हम बोलेंगे कि जो बैटरी है ना ये इस रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि रियोस्टेट जो हमने लगाया है उसके साथ मैक्सिमम इतना ही पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, क्या समझ में आया कि जैसे जैसे हमने लेंथ बढ़ाई वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, यानी कि जो पोटेंशियल है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। हो गया, यही प्रिंसिपल है अभी इसका। पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अब इसको फाइंड कैसे करें, ओम्स लॉ से भी ये चीज फाइंड हो सकती है। ओम्स लॉ से ये चीज कैसे फाइंड होगी, देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। अब I मान लिया इसमें से जो करंट जा रहा है ना उसको फिक्स कर दो भाई, कांस्टेंट हो गया। रो रजिस्टिविटी वायर की कांस्टेंट ही होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बोल दिया कि यूनिफॉर्म है, इसका सारा एक जैसा है, तो ये तीनों चीज कांस्टेंट हो जाएंगी। अब कांस्टेंट हो जाएंगी तो भी हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। यानी कि इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं ओम्स लॉ से भी, और वैसे नॉर्मल इससे जो एक्सपेरिमेंट हम करके देखे थे एक छोटा सा, इससे भी ये बात प्रूव हो गई। तो यानी कि जो इसका प्रिंसिपल है वो हमारे समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना, कि भाई जैसे जैसे हम वायर जो है उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो उसके अबाउट, उसके जो एंड हैं उसके अबाउट जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितनी लेंथ है उसके, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल, इसका जो प्रिंसिपल है वो हम लिखेंगे, इट इज लिखो, इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल, हाँ, दैट potential drop across the two ends of wire वायर या फिर कंडक्टर भी लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर या फिर कंडक्टर, क्या है, ये है इसका प्रिंसिपल। इसके बाद जब कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम यूज करेंगे, क्या क्या जो सर्किट है वो कैसे बनेगा, क्या क्या ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट हम किस जगह लगाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, देखो मैं ऊपर डायग्राम बनाऊंगा। कंस्ट्रक्शन हमेशा ध्यान रखना बेटा अपनी खुद की होती है, खुद की मतलब आपको अपने तरीके से लिखनी है, कैसे भी करके आपको सर्किट समझ में आ जाए, ठीक है। सर्किट को समझ के उसके अंदर क्या क्या चीज़ किस किस जगह यूज की है ना वो अपने तरीके से लिखो, वही कंस्ट्रक्शन है। अब मैं आपको सर्किट समझा देता हूँ, कंस्ट्रक्शन लिखते रहना आप। देखो अब ये प्रिंसिपल लिखा था ना, इसके अंदर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने शायद नहीं लिखा है, लिख लेना आप, V डायरेक्टली प्रिंसिपल में ही लिखो, कंस्ट्रक्शन बाद में लिखनी है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो हम हटाते ही हैं, हटाते हैं तो V इज इक्वल टू K आ जाएगा कोई कांस्टेंट L, और यहाँ से अब K की वैल्यू फाइंड करो तो हो जाएगा V बाय L, और ये जो K है ना ये क्या हो जाएगा, देखो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो होता ही है, लेकिन ध्यान से देखो किसके इक्वल है, V बाई L, V पोटेंशियल, V क्या है और L है नीचे लेंथ,
अब पोटेंशियल के नीचे लेंथ आ जाए, मतलब किसी भी, मैंने 12th का स्टार्ट करवाने से पहले आपको 11th का थोड़ा सा बेसिक करवाया था, तो उसमें आपको ये बताया था कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में टाइम तो आता है तो वो रेट हो जाती है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर लेंथ आती है तो क्या बन जाएगा, वो ग्रेडियंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल के नीचे लेंथ आ गई तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, के का क्या नाम हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये नोट कीजिए। इसके बाद हम ये कंस्ट्रक्शन वाला जो डायग्राम है उसको देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ध्यान से सुनो। ये एक वुडन वो होता है स्टैंड या वुडन शीट मान लो, ठीक है, एक लकड़ी का तख्ता, इसके ऊपर एक वायर होती है, उस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए किसी वायर का, उसकी लेंथ मान लेते हैं एल, और जो उसका जो स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर दूसरे शब्दों में इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो रजिस्टिविटी मान लिया इसकी रो है। अब एग्जाम में मैंने बताया था आपको, मीटर ब्रिज के केस में बताया था, ये पूछा जाता है, या वाई वाले ने जो आपका आता है एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो ये पूछता है कि जो वायर होती है पोटेंशियोमीटर की या मीटर ब्रिज की, ये किस मेटल से बनती है, ठीक है, या किस चीज से बनती है। तो ये वायर जो होती है वो बनती है, मैं पहले बता चुका हूं, ये अलॉय वायर होती है। ठीक है, अलॉय कौन सी, कॉन्स्टेंटन या फिर मैग्नानिम। ठीक है, मैग्नेनियम, कॉन्स्टेंटन या मैग्नेनियम की वायर होती है। इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, मान के चले हम, लेंथ एल है और रजिस्टिविटी रो है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अलॉय से ही क्यों रखते हैं, अलॉय से ही क्यों बनाते हैं वायर। तो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ी है कि कंडक्टर का टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इसका अपोजिट है, लेकिन अलॉय एक ऐसी चीज है जिसका टेम्परेचर बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस चेंज तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता, नेग्लिजिबल चेंज होता है। ठीक है, तो इसीलिए अलॉय वायर बनाई जाती है ताकि टेम्परेचर बढ़े। भाई ये तो आपको पता है, हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, ज़्यादा टाइम करंट फ्लो करेगा सर्किट से तो सर्किट गर्म होना ही है, पक्का है, तय है। ठीक है, अब सर्किट गर्म होगा यानी कि वायर गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाएगा तो सारी रीडिंग गड़बड़ा जाएंगी हमारी, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, जो रीडिंग ले रहे हैं वो सारी गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि हम क्यों लेते हैं अलॉय से, क्यों बनाते हैं, क्योंकि अलॉय का जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है। ठीक है, अल्फा करवा चुका हूँ ना, अल्फा इसमें पॉजिटिव होता है लेकिन स्मॉल होता है। या फिर दूसरे शब्दों में आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि इसकी जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो अलॉय का रेजिस्टेंस होता है वो निग्लिजिबल बढ़ता है, बहुत ही कम बढ़ता है। ठीक है, ये समझ पाए। अब ये क्या है कि ये वुडन जो सीट है, यहाँ पे थे हम, वुडन सीट के ऊपर एक वायर होती है, वो जनरली बेटा 400 से लेकर के 400 नॉर्मल लैब में 400 सेंटीमीटर वाला मिलता है, 400 से लेकर के 800 और कहीं कहीं ये 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर यानी कि 10 मीटर हो गया ना, ये 8 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा हो गए क्या, ये ज़्यादा हो गए थे। चलो 4 मीटर 8 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक की वायर होती है, कॉन्स्टेंटन और मैग्नानियम वायर होती है। इस वायर को ऐसे लपेट देते हैं, ज़्यादातर हमारे पास जो लैब में है उसमें 4 वायर हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, 4 से लेकर के 8 या फिर 10 मीटर तक की वायर होती है, और वो वायर वो 1 मीटर का होता है बेटा। ये जो वुडन शीट होती है ना, जो लकड़ी का तख्ता होता है, वो 1 मीटर का होता है। तो इसके ऊपर कैसे लपेटा जाता है, इसको ऐसे लपेट दिया जाता है, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, हो गए ना 4। हमारे पास 400 सेंटीमीटर यानी कि 4 मीटर वाला, 4 मीटर वाला है। अब क्या है कि इसको मेजर करने के लिए इसके ऊपर स्केल लगा होता है, साथ में स्केल फिट होता है। स्केल जानते होगे ना, मेजर करने वाला लंबाई, जैसे आपके वो होता है स्केल 15 सेंटीमीटर वाला,
वैसे इसके ऊपर मीटर स्केल होता है, 1 मीटर का होता है इसलिए इसको मीटर स्केल बोल देते हैं। इसके ऊपर स्केल फिट होता है बेटा ऐसे, और वो स्केल जो होता है वो किस टाइप का होता है, उसमें दोनों तरफ रीडिंग होती है। दोनों तरफ कैसे, अगर इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ 0 मिलेगी, 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक की रीडिंग होगी। अब इधर से इधर आना हो तो इधर 0 मिलेगी इसमें ऊपर, यानी कि दोनों तरफ इसके ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी रीडिंग होती है इस स्केल के ऊपर, ठीक है। ये स्केल साथ में लगा होता है। ये इसका क्या फंक्शन है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। वैसे तो आपको समझ जाना चाहिए स्केल जो है वो लंबाई मापने के ही काम आएगा, वायर की कितनी लंबी वायर हमने यूज कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा ये मेटल स्ट्रिप होती है, मेटल की बनी होती है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ ये 2 पॉइंट जो होते हैं ना इसके, ये सर्किट में कनेक्ट करने के लिए रेडी होते हैं। बस हो गया पोटेंशियोमीटर, यही पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। कुछ कोई बड़ी बात नहीं है ना, बस 4 वायर हैं, एक लकड़ी का तख्ता है और क्या है, एक स्केल इसके ऊपर फिट है, ये पोटेंशियोमीटर है। लेकिन ये पोटेंशियोमीटर है ना, जब सर्किट बनेगा इसका तब जा करके ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन होता है, ठीक है। अब सर्किट इसका कैसे बनता है वो इसकी हम वर्किंग में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आप अपने तरीके से लिख लेंगे ना, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन के बाद मैं वर्किंग अगर आपको बताऊं, पहले कंस्ट्रक्शन मैं उसको दिखा देता हूं, आपका पोटेंशियोमीटर दिखा देता हूं। तो ये है आपका पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसके अंदर ये आपकी जॉकी है, ठीक है। इसको बाद में जब सर्किट बनाते हैं तब जा करके इसको यूज करते हैं। ये सिंपल आपका पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में देखो ये आपका जो स्केल है, ठीक है, स्केल के अंदर बेटा इस तरफ से देखो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरफ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, और इस तरफ से इस तरफ अगर मेजर करना हो तो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये 99 और फिर 100 सेंटीमीटर तक, यानी कि 1 मीटर का ये स्केल है। और ये मेटल स्ट्रिप लगी होती है ताकि यहाँ से यहाँ जो वायर है ये लगभग 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो ये 1 सेंटीमीटर का जो गैप है इसके अंदर जो रजिस्टेंस, इस वायर का रजिस्टेंस काम ना करे, इसके लिए मेटल स्ट्रिप इसके ऊपर लगी होती है, ठीक है। और जा करके कुल मिला करके इसके पास 2 पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको कनेक्शन करना है। एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। सिंपल सीधे तरीके से देखें तो ये वायर के ही दोनों एंड हैं, एक बिल्कुल सीधी वायर है, बस इसके 2 एंड जो हैं वो निकाल दिए गए हैं पास पास एक ही जगह पे, इसको ऐसे बाउंड करके, और इनसे हमें कनेक्शन करने हैं आगे जो भी करना है, ठीक है। तो अब देखिए वर्किंग क्या है इसकी। कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हैं इसको देख करके, या फिर अपने तरीके से आप इसको कंस्ट्रक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। वर्किंग अगर देखें तो वर्किंग में मैंने बताया था आपकी इसके 3 तरह से यूज हैं इसके, तो 3 तरह से आप वर्किंग इसकी करेंगे। पहला जो है वो फाइंडिंग ईएमएफ ऑफ सेल, हम किसी सेल या बैटरी का ईएमएफ फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर फॉर अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर वी नीड टू ड्रॉ ए प्राइमरी सर्किट, हमें एक प्राइमरी सर्किट बनाना पड़ेगा जैसा फिगर में। अब क्या है, हम ऐसे 4 वायर नहीं बनाएंगे, हम प्राइमरी सर्किट बनाएंगे इसका, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन में आप ये डायग्राम बनाना चाहते हैं जैसा बनाया था, तो कंस्ट्रक्शन में आप बना सकते हैं, वर्किंग में आपको प्राइमरी सर्किट ही ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। प्राइमरी सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे देखो ध्यान से, ये जो वायर है ना पूरी की पूरी वायर ये हमने सीधी कर दी है, बिल्कुल सीधी कर दी है, सीधी वायर ले ली, ठीक है। इस वायर को ए बी 2 पॉइंट नाम हमने दे दिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसको करंट देना है ना, तो ए पॉइंट को वाया की से होते हुए हम कहाँ ले जाएंगे, बैटरी के पास ले जाएंगे, बैटरी या सेल इसको जोड़ेंगे। इसको ऑक्सिलरी सेल या स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं, जिसका ईएमएफ क्या होता है, ई होता है, ई नोट, ठीक है। स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है इसका ई नोट, ठीक है। यानी कि ये वो सेल नहीं है जिसका हमें ईएमएफ निकालना है, ये प्राइमरी सर्किट के अंदर यूज होने वाला ऑक्सिलरी सेल, ऑक्सिलरी बैटरी, या फिर इसको स्टैंडर्ड बैटरी बोलते हैं, ठीक है। ये फिर से रिपीट करता हूँ, ये वो बैटरी या सेल नहीं है जिसका हमें ईएमएफ निकालना है, वो अलग तरीके से हम लगाएं। इस तरह से लगा करके सर्किट बना करके, इसके बाद क्या है, यहां हम लगाएंगे एक रिहोस्टेट, रिहोस्टेट आपको समझ में आया हुआ है पहले से ही, वेरिएबल रेजिस्टेंस है बेटा, जिसका रेजिस्टेंस हम बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। रिहोस्टेट लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे, प्राइमरी सेल,
सॉरी ऑक्सिलरी सेल बोलेंगे इसको, और एक की लगा करके ये हमारा सर्किट जो कंप्लीट हो गया है। एक एमीटर लगा देते हैं हम करंट को मेजर करने के लिए कि कितना करंट जो है वो सर्किट से फ्लो कर रहा है, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो सर्किट बनाया है ना हमने, ये हम कंस्ट्रक्शन में और ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद और ऐड क्या करेंगे, व्हेन पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन इन प्राइमरी सर्किट या एज शोन इन फिगर, आप लिख करके ये लिख सकते हैं एन रिहोस्टेट ए एमीटर एंड ए की इज कनेक्टेड फॉर मेकिंग टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर। अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन आप और ऐड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखो। अब इसमें क्या है, इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके ए और बी, इनके अबाउट जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, I, ठीक है। अब हमें तो क्या करना है, EMF निकालना है किसी सेल का, तो जिस सेल का EMF निकालना है उसको बेटा A पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, A पॉइंट से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और इस तरह से करेंगे। देखो इसका अगर पॉजिटिव इस तरफ है ना, यानी कि इसका पॉजिटिव यहाँ है, ये जाके इस पॉइंट से इसका पॉजिटिव मिल रहा है, तो जो सेल हमें जिसका EMF फाइंड करना है उसका भी पॉजिटिव इसी तरफ हो, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि दोनों का पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव से ही टकराना चाहिए, आपस में दोनों के पॉजिटिव एक ही तरफ होना चाहिए। और जो नेगेटिव है बेटा उसको हम जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर से। किससे जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को फिर हम जोड़ेंगे जॉकी से, और जॉकी को फिर इस वायर के ऊपर स्लाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनो, इससे हटके है टॉपिक से थोड़ा। यहाँ पे एग्जामिनर पूछता है या फिर हम लैब में एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म करते हैं, उस टाइम पे एक समस्या आती है। समस्या ये आती है, देखो आपको जॉकी उठा करके एक बार ए पे रखनी है, एक बार बी पे रखनी है, तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है वो एक बार उस तरफ और एक बार इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। अगर बाई चांस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन यहाँ रखेंगे तो भी इस साइड और वहाँ रखेंगे तो भी इसी साइड आ रहा है, तो आपको ये रिहोस्टेट जो है ना इसकी रीडिंग आपको चेंज करनी है, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस को बढ़ाना है या घटाना है, वो कैसे करना है वो हम एक्सपेरिमेंट के टाइम देख लें, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि ये जो जॉकी है ये दोनों तरफ क्यों देखनी चाहिए, तो हमें क्या करना बताना है कि हमें इसकी जो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो ये चेक करना पड़ता है कि दोनों तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एक ही तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा है तो करंट जो है वो एक तरफ का ज़्यादा है, ठीक है, ये आपको नोट करना है। इसके बाद क्या करना है भाई, ये जो जॉकी है इसको वायर AB के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे रखना है, और अलग अलग पॉइंट पे रखते ही जहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो हो जाए, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जहाँ पर भी जीरो हो जाए वही हमारी बैलेंसिंग लेंथ होती है। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। तो बैलेंसिंग लेंथ is the length where deflection in galvanometer becomes zero, ठीक है। It is length of potentiometer wire at which galvanometer current is zero या current through galvanometer is zero, ठीक है। ये कंडीशन है, इसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। मान लिया कि ये लेंथ जो है वो L आ गई है, ठीक है। तो अब ध्यान से एक बात देखिए आप, गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जा रहा, यानी कि इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो लेंथ आई है, इस लेंथ से हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं ना, V नो V इज इक्वल टू K इंटू L, ठीक है। यानी कि इस लेंथ के कारण कुछ ना कुछ तो इसकी बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। अब पोटेंशियल निकाल सकते हैं लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो जिस सिचुएशन में करंट फ्लो नहीं कर रहा हो उस पोटेंशियल को हम EMF बोलते हैं, ठीक है। EMF और पोटेंशियल में यही डिफरेंस था ना, पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्लोज सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट मतलब जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और EMF इज द पोटेंशियल ऑफ ओपन सर्किट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अब सर्किट से करंट फ्लो नहीं कर रहा है फिर भी जो पोटेंशियल की वैल्यू आई है वो पोटेंशियल नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है, EMF है। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, K इंटू L, और K की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है वो हमें पता है, ठीक है, करंट कितना जा रहा है वो पता है, और ये K इज इक्वल टू K को क्या लिख सकते हैं, V बाय L। ये ध्यान रखना, ये L और ये L दोनों अलग अलग है, ये जो नीचे L है ना ये टोटल लेंथ है इस वायर,
और ये जो मल्टीप्लाई में जो एल है ना, ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ है। यहाँ कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये भी एल और ये भी एल काट देते हैं, इसको E = V कर देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये V जो है ना, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, V = IR से भी कैलकुलेट इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे भी करके अगर हमने ये चीज़ फाइंड कर ली ना, तो हमारा EMF जो है वो मेजर हो गया, फाइंड हो गया, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका जो नोट्स है, इसका जो ये कैसे लिखना है वो मैं आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। तो आज जो फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन थी फाइंडिंग EMF ऑफ सेल, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन इसकी कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।